हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। और जो बच्चे मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पहले पिछले लेक्चर को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, तब उनके समझ में बात अच्छे से आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में एंड में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनेल और ऑर्गेन में क्या अंतर है। ठीक है, ऑर्गेनेल को हिंदी में क्या बोले थे? कोशिकांग। और ऑर्गेन को हिंदी में क्या बोले थे? अंग। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको हम पूरी तरह से समझा चुके थे और बताए थे ऑर्गेनेल या कोशिकांग कौन है बाबू? इस कोशिका के अंदर या इस सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे हमने कहा था ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, तो अभी इन्हीं ऑर्गेनेल को बारी बारी से हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। इसी के बारे में हम लोगों को पहले जानना है, उसके बाद धीरे धीरे और भी ऑर्गेनेल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, कोशिका में एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसका नाम है बाबू प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लवक। ठीक है, लवक। और ये प्लास्टिड पाए किस में जाते हैं? तो ये प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल्स और फंजाई में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एनिमल सेल्स और फंजाई में प्लास्टिड नहीं होंगे, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड होंगे। ठीक, और ये प्लास्टिड के कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो 3 प्रकार। सबसे पहला प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा टाइप है बेटा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिएगा यहां जो तीनों प्रकार हैं प्लास्टिड के, इनमें 2 शब्द हैं। एक इधर शब्द है क्लोरो और इधर है प्लास्ट, फिर इधर देखिए क्रोमो, फिर प्लास्ट, फिर ल्यूको और प्लास्ट। तो देखिएगा इसमें प्लास्ट शब्द जो है तीनों में कॉमन है। और ये प्लास्ट शब्द कहां से आया है? तो प्लास्टिड से, जिसका मतलब क्या होता है? लवक। ठीक है, अब रह गया ये शुरुआत वाले वर्ड, तो वो कौन है? क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, है ना? कैसा रंग? हरा रंग। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? हरा। ठीक, क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। यही कारण है कि क्लोरोप्लास्ट का नाम है हिंदी में हरित लवक। ऐसा लवक जिसका रंग कैसा हो? हरा हो। उसी तरह से ध्यान से देखेंगे, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से देखिए, क्रोमो शब्द कहां से आया है? तो ये शब्द आया है क्रोमा शब्द से। और क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, कलर कैसा? तो ग्रीन को छोड़ के दूसरा कलर, क्योंकि ग्रीन कलर ऑलरेडी हम यहां दे चुके हैं। ठीक है, तो ग्रीन को छोड़ के दूसरा कलर, जैसे कि रेड, ऑरेंज और येलो, है ना? ये सभी कलर या और भी कुछ कलर, लेकिन कौन सा कलर का बात यहां नहीं करेंगे? ग्रीन का बात नहीं करेंगे। तो क्रोमा मीन्स कलर, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा से शब्द आया। तो ध्यान दीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट का हिंदी क्या होगा? इसको कहेंगे वर्णी लवक। ठीक है, और वर्णी शब्द कहां से आया है? वर्ण से। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, है ना? वर्ण का मतलब क्या होता है बाबू? रंग। ठीक है, तो ये हुआ वर्णी लवक, है ना? जिसमें रंग हो, लेकिन रंग कैसा? तो हम कहेंगे ग्रीन को छोड़ के दूसरा रंग। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाइट, व्हाइट या सफेद। ठीक है, इसमें है ना, इस टाइप के कोई भी कलर्स यहां नहीं मिलेंगे, ये सफेद होगा। इसलिए इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे अवर्णी लवक, है ना? या इसी को हिंदी में कहेंगे श्वेत लवक। अवर्णी, अ का मतलब क्या हुआ? विदाउट, बिना, बिना वर्ण का, जिसमें कोई रंग ना हो, या फिर ये कैसा हो? सफेद हो। तो इसको हम लोग कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि इन प्लास्टिड्स के जो टाइप हैं, इनके ग्रीन होने का, या फिर इनके रेड, ऑरेंज, येलो होने का, या फिर इनके व्हाइट होने का क्या कारण है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा क्यों है? क्योंकि इसमें है ना पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रंजक। ठीक है, तो इसमें जो रंजक या पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, वो कौन कौन सा पिगमेंट है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल्स। ठीक है, और एक और पिगमेंट्स होता है, कौन सा बाबू? तो कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स।
तो दो प्रकार के पिगमेंट्स इसमें हैं, एक हैं क्लोरोफिल्स और दूसरे हैं कैरोटीनॉइड्स। और याद रखें क्लोरोफिल्स की मात्रा इसमें अधिक होती है और कैरोटीनॉइड की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। और इसी क्लोरोफिल्स के चलते इनका रंग कैसा होता है बाबू, ग्रीन होता है। क्लियर है। और आगे ध्यान दीजिए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमने कहा क्रोमा, क्रोमा मींस कलर, रेड, ऑरेंज और येलो। ठीक है, तो भाई डिफरेंट टाइप के कलर्स इसमें क्यों आते हैं, ठीक है, और इनमें ग्रीन कलर क्यों नहीं आता है? तो इसका जवाब है क्रोमोप्लास्ट में अगर देखेंगे तो इसमें क्लोरोफिल्स जो होते हैं बाबू वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, दे आर कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स भी होंगे, कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। क्लोरोफिल्स अधिक होंगे, कैरोटीनॉइड कम होंगे, जिसके चलते क्लोरोफिल अधिक होने के चलते इसका रंग कैसा होगा, ग्रीन। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स भी अलग अलग किस्म के होते हैं, जिसके बारे में जब मेन सिलेबस आप पढ़ेंगे वहां समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये अलग अलग टाइप के कैरोटीनॉइड के चलते है ना, किसी का कलर रेड या फिर ऑरेंज या फिर येलो या फिर और भी कोई कलर आएगा, लेकिन बाबू ग्रीन कलर यहां नहीं आएगा। तो पिगमेंट समझ गए किनमें कौन कौन से हैं। लेकिन जब ल्यूकोप्लास्ट का मामला आता है तो बेटा इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होंगे और इसमें कैरोटीनॉइड भी नहीं होंगे। यही कारण है कि ये कैसे हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, या फिर इनमें ऐसा कोई कलर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश, है ना, ध्यान से देखें, है ना, संश्लेषण। ठीक, तो ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में किया क्या जाता है, तो हम कहेंगे यहां पर क्लोरोप्लास्ट लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, भोजन बनाता है ना। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण या फूड का सिंथेसिस, यही क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट के लिए क्या बनाता है बेटा, फूड बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक, इसका ये काम है। लेकिन कैसे बनाएगा, लाइट के प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है। तो क्रोमोप्लास्ट का काम है ये प्लांट के पार्ट्स को, प्लांट के हिस्से को क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। इसका मेन काम है कलर प्रोवाइड करना। इनका काम प्रकाश संश्लेषण नहीं है। किनका भाई, क्रोमोप्लास्ट का। इनका सिर्फ काम क्या है, प्लांट के पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करना, कलर देना। तो भाई कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो जैसे हम बात करें फ्लावर्स, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं फूल या पुष्प बोलते हैं हिंदी में। तो फ्लावर के कलर देखेंगे अलग अलग ढंग के होंगे। कुछ फ्लावर रेड होंगे, कुछ फ्लावर कैसा होगा, ऑरेंज कलर का, कुछ फ्लावर येलो, कुछ फ्लावर ब्लू, सो मेनी डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं। तो उनके कलर का कारण क्या है, तो उनमें क्रोमोप्लास्ट का पाया जाना। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा प्लांट का कुछ पत्ता उत्ता भी जो होता है, लीफ जिसको बोलते हैं, उनमें भी देखिएगा अलग अलग रंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो भी किस कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। हाँ, कोई भी पत्ता अगर हरा है या प्लांट का कोई भी पार्ट अगर हरा है तो उसका एक ही कारण है, उसमें क्या पाया जाना, क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। लेकिन हरा के अलावे दूसरा रंग अगर कोई है प्लांट के पार्ट में, है ना, तो उसका मतलब होता है कि उसमें क्रोमोप्लास्ट है। क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल आपको हम समझाना चाहेंगे। जैसे आम है, ठीक है, आम देखिए, आम जब कच्चा है तो आम के ऊपर का जो छिलका होता है बाबू, जिसको हम कहते हैं आम का स्किन ऊपर का, वो कैसा कलर होगा कच्चा होने पे, ग्रीन रंग का होता है। लेकिन यही जब आम पक चुका होता है, राइपन मैंगो अगर देखें, पका हुआ आम अगर देखें, तो उस आम में देखिएगा उसके स्किन का कलर है ना कैसा हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा येलो कलर का हो सकता है, या फिर रेडिश कलर का, या फिर ऑरेंज, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कलर का स्किन हो जाता है उसका। ऐसे जनरली पीला रंग का होता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आम जब कच्चा था तो आम के छिलके की कोशिकाओं में है ना कौन सा प्लास्ट पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जब आम पका तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो क्लोरोप्लास्ट था वो चेंज कर गया, किसमें, क्रोमोप्लास्ट में चेंज कर गया। तो क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्ट इनटू किसमें बाबू, क्रोमोप्लास्ट।
तो अब बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाए? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। हाँ, ये कैसे होता है ये सब बाद में पढ़ने का चीज है। ठीक, चलिए यहां ध्यान से देखिएगा। अब ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट भोजन जमा करके अपने अंदर रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ल्यूकोप्लास्ट में भोजन आएगा कहां से? तो ध्यान दीजिए, अभी हम आपको पढ़ाए कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बाबू, तो भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फूड का सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इस फूड को प्लांट क्या करेगा? यूज करेगा। क्या करने के लिए? एनर्जी प्राप्त करने के लिए या एनर्जी पैदा करने के लिए। प्लांट इस भोजन का अपने लिए इस्तेमाल करेगा एनर्जी पैदा करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड होंगे, ध्यान से सुनिएगा, उस फूड को है ना कहां भेज दिया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट इस भोजन को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब बोलेगा इसका कुछ उदाहरण बताइए। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, प्लांट के फल में, ध्यान से देखिएगा, फ्रूट में है ना क्या रहता है? फूड स्टोर रहता है। और ये फूड बनता कहां है? तो प्लांट के हरे पत्तियों में। ध्यान से देखिएगा, ये लीफ में है ना सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो खाना बनाता है। और जो सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड होगा वो आकर के इसके फ्रूट्स में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से जमीन के नीचे आलू लगता है। तो आलू में देखिएगा यहां भी अच्छा खासा भोजन जमा होता है। क्यों? तो आलू की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट है और उस ल्यूकोप्लास्ट में भोजन जमा होता है। कैसे? आलू का प्लांट, उसके पत्ती में है ना सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हैं, वो क्लोरोप्लास्ट खाना बनाया और उस खाना को भेज दिया गया नीचे, वो जाके आलू के कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट में जाके क्या हो गया? जमा हो गया। इसका मतलब हुआ फल के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट है, उसमें खाना जमा होगा। आलू के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें जो ल्यूकोप्लास्ट है उनमें खाना जमा होगा। उसी तरह से प्लांट का साधारण जड़ भी अगर है ना, तो जड़ को ध्यान से देखिए, ऊपर से खाना बनेगा और खाना बन के जड़ में जाएगा। और ये रूट जो है, जड़ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, रूट में ये खाना क्या होगा? आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रूट का एक एग्जाम्पल ले ले, मूली। तो मूली को देखिए, मूली भी अपने अंदर अच्छा खासा खाना क्या करता है? स्टोर। वही ऊपर में हरे पत्ते में खाना बना क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, और वो खाना आकर के मूली के है ना जड़ में, कोशिकाओं में क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट में जमा हो जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का भी मतलब समझ गए, कहाँ मिलता है ये भी समझ गए। ठीक है, और अब आपसे एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दिया गया कि बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? यहां ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपको लिखा गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ठीक है, इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हर एक प्लांट सेल में, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है ना। क्लोरोप्लास्ट हर एक प्लांट की कोशिकाओं में है ना, जितने भी प्लांट के अंदर कोशिकाएं हैं सभी में पाया जाता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे कि बताओ ये ट्रू है या कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ध्यान से देखिएगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब होगा ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। इसका आंसर होगा ये स्टेटमेंट गलत है। तो कोई लड़का बोलेगा सर क्यों? क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट की कोशिका में ही होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के कोशिका में होता है, लेकिन प्लांट के हर एक कोशिकाओं में होगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा है? जरा ध्यान दीजिए तो ग्रीन। अब जरा सोच के बताओ कि कोई प्लांट अगर है, ऊपर में है ना इसका तना है, फिर कैसा है? पत्ती है, और नीचे इसका जड़ है। ध्यान से देखिएगा, जड़ है। तो क्या रूट का कलर हरा होता है क्या? तो नहीं। रूट प्रकाश संश्लेषण करता है? तो नहीं। ठीक है ना, यहां तो लाइट ही नहीं आएगा, इसीलिए प्लांट के रूट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। ठीक है, तो रूट के किसी भी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, अगर प्लांट यंग है का मतलब अभी छोटा प्लांट है ना, तो देखिएगा प्लांट का स्टेम भी क्या होगा? ग्रीन होगा। अब पत्ती तो ग्रीन होगा ही होगा, स्टेम भी हरा और पत्ती भी हरा, तना भी हरा, पत्ती भी हरा। तो उस समय तना की कोशिकाओं में और पत्ती की कोशिकाओं में क्या पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे।
लेकिन जब यही प्लांट काफी बड़ा हो जाता है, जरा ध्यान से देखिए, जैसे आम का बड़ा सा पेड़ है ना, बरगद का बड़ा सा पेड़ या पीपल का बड़ा सा पेड़ अगर हो जाता है तो आप देखेंगे उसके तने में भी है ना ग्रीन कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके तने में भी ग्रीन कलर नहीं मिलेगा और इसके सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेंगे। तब फिर यहाँ क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ मिलेंगे? तो इसकी पत्तियों में, क्योंकि इनके पत्तियों का रंग कैसा होगा? हरा। इनके लीव्स का कलर हरा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे लेकिन स्टेम के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनके रूट के कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स होगा, ये गलत स्टेटमेंट होगा, ये सही स्टेटमेंट नहीं माना जाए। क्लियर है? तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट तब पाया कहां जाएगा? तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सिर्फ उसी कोशिकाओं में पाया जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक सेल्स, प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में ही सिर्फ क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां देखते हैं मेन नोट्स में कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां देखिए ऑर्गेनेल है, कौन सा बाबू? क्लोरोप्लास्ट। दो शब्द हैं, क्लोरो और दूसरा वर्ड कौन सा है बाबू? प्लास्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोले? हरित लवक। ये सब हम लोग अभी समझ के आए हुए हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या है? इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये प्लास्टिड का एक प्रकार है। क्लियर है? ठीक, अभी हम लोग पढ़े प्लास्टिड के 3 टाइप, उसमें एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट कहां मिलेगा? तो प्रेजेंट इन है ना कौन सा सेल बाबू? फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के सिर्फ उस कोशिकाओं में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और वो प्लांट का पार्ट कैसा होगा बाबू? ग्रीन पार्ट, यानी हरा पार्ट। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स कौन हो सकते हैं? लीफ होंगे। यंग प्लांट है तो उसका तना भी हरा होगा, लेकिन रूट ग्रीन नहीं होगा, इसलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। पेड़ बड़ा हो गया तो तना भी ग्रीन नहीं रहा, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं, खाली उसकी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट किस में होंगे? तो एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलेगा, और साथ साथ फंजाई में भी ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और इनका काम क्या है? तो यहां देखिए 2 शब्द हैं। क्या शब्द हैं बाबू? है ना, फोटो मतलब क्या होता है फोटो का? लाइट या प्रकाश। सिंथेसिस, तो सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ बाबू? संश्लेषण हिंदी में बोलेंगे, या इंग्लिश में सिंपली कहेंगे फॉर्मेशन। तो देखोगे बहुत बच्चा क्या करेगा ना, इसका सीधा सीधा मीनिंग लगा लेगा। क्या लगाएगा? कहेगा है ना फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, लाइट का फॉर्मेशन, यानी कि प्रकाश का संश्लेषण, प्रकाश का बनना। तो ये गलत है ना, अगर सीधा सीधा मीनिंग लगाइएगा तब तो यही नहीं होगा, लाइट का फॉर्मेशन। तो प्लांट क्या लाइट बनाता है, लाइट पैदा करता है? ऐसा नहीं है। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा, है ना। क्या बाबू? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो हम कहेंगे लाइट के प्रेजेंस में है ना किसका फॉर्मेशन? फूड का फॉर्मेशन या फूड का सिंथेसिस। या प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना बाबू? भोजन बनाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस देखिए यहां नीचे लिख दिया गया, सिंथेसिस ऑफ फूड है ना किसका बाबू? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सीधा सीधा मीनिंग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्लियर हो गया प्रकाश संश्लेषण का मतलब। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट चूंकि प्रकाश संश्लेषण करता है और उससे प्लांट के लिए ये खाना बनाता है, प्लांट की कोशिकाओं के लिए। यही कारण है कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन। किचन का हिंदी क्या होता है? रसोई, है ना। तो ये किचन है किसका? तो प्लांट के सेल्स का, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन या रसोई घर किसका? प्लांट के सेल का कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाता है। अच्छा एक बात सोचो, ऐसा रसोई घर या ऐसा रसोई जंतु के पास है तो नहीं, फंजाई के पास है तो नहीं। तो फिर ये हम लोग जो जंतु हैं ये खाना प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो हम लोग खाना प्राप्त करते हैं उनसे जो खाना बनाता है। यानी किससे प्राप्त करते हैं खाना हम लोग बाबू? तो प्लांट से हम लोग खाना प्राप्त करते हैं। प्लांट अपने लिए खाना बनाया, खाना बना के अपने अंदर स्टोर किया, तो हम लोग इस खाना को प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं, या सीधा सीधा कहिए प्लांट के ऊपर डाका डालते हैं और उससे खाना छीन लेते हैं।
ठीक है, प्लांट जो खाना बना के रखा उससे खाना हम लोग ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी जंतु अगर होगा बेटा तो वो भोजन के मामले में या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और नहीं तो परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड करेगा, उन पे जो अपने लिए खुद से खाना बनाते हैं। यानी किस पे डिपेंड करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई किचन या ऐसा कोई रसोई घर हम लोगों के सेल्स में नहीं है। अच्छा सोचिए अगर ऐसा किचन हम लोगों के पास होता तो कितना अच्छा होता। आराम से जितने भी लोग हैं सबका बाल कैसा होता, ग्रीन कलर का होता, हरे रंग का होता, बॉडी का स्किन कैसा होता, ग्रीन कलर का। छत पर बैठ करके हम लोग आराम से प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते रहते, खाना बनाते रहते। ठीक है, ना आप पढ़ने कहीं जाते और ना हमको कहीं पढ़ाने के लिए जाना पड़ता। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि कोई भी मानव अपने घर से या कोई भी जानवर अपने घर से अगर एक कदम भी बाहर निकालता है तो उसका संबंध कहीं न कहीं किससे होता है, भोजन से, या तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या नहीं तो इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से। ठीक है, तो जब खाना खुद हमारा बॉडी बना ले रहा है तो छत के बैठ करके छत पर हम लोग आराम से खाना बनाते रहते, हम लोगों को कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप देखिएगा प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या काम है, चुपचाप जमीन में गड़ा हुआ है ना, सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, लाइट के प्रेजेंस में है ना क्या किया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और मिट्टी से जमीन से क्या लिया, पानी लिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, खाना बना करके चुपचाप पड़ा हुआ रहता है और जो एक्स्ट्रा खाना है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जंतु जो भी होते हैं कोई भी अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। अब प्लांट को स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां रहेगा वहीं खाना बना लेगा। हाँ, जंतु क्या करेगा, अपना स्थान परिवर्तन करेगा, वैसे जगह जाना चाहेगा जहां उनको भोजन प्राप्त हो, प्लांट से प्राप्त हो डायरेक्टली या नहीं तो क्या, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कोई शाकाहारी जानवर है, हर्बीवोर है, वो क्या खाता है, प्लांट्स खाता है। और कोई कार्निवोर जानवर, ध्यान से देखिएगा, वो किसको खाएगा, या कहिए मांसाहारी जानवर, वो किसको खाएगा, तो किसी हर्बीवोर एनिमल को खाएगा। तो देखिएगा हर्बीवोर प्लांट से डायरेक्टली खाना प्राप्त किया और कार्निवोर जो है वो भी प्लांट से खाना प्राप्त कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, हर्बीवोर के शरीर के थ्रू। ताकि प्लांट नहीं तो हर्बीवोर नहीं, तो हर्बीवोर नहीं तो कार्निवोर को खाना कहां से मिलेगा। इसीलिए हम कहेंगे कोई भी एनिमल हो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट्स पे भोजन के लिए। ठीक है, चलिए, जंतु के पास ऐसा कोई किचन नहीं है। एक ऑर्गेनेल बेटा कंप्लीट हो गया, वो कौन सा था, क्लोरोप्लास्ट। उसी तरह से दूसरा ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहां पर एक ऑर्गेनेल का नाम और लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाएगा, इसका हिंदी कोई नाम ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलेगा, तो ध्यान से देखें, ये प्लांट सेल्स में भी पाए जाएंगे, एनिमल सेल्स में भी पाए जाएंगे और फंजाई में भी पाए जाएंगे, है ना, सब जगह मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इनका काम क्या है बेटा, तो इनका फंक्शन है, देखिएगा FN लिखने का मतलब फंक्शन, देखिए यहां भी FN मतलब फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हिंदी में बोलें तो ध्यान से देखें, एरोबिक का हिंदी होता है ऑक्सी, रेस्पिरेशन का हिंदी होता है श्वसन, यानी ये ऑक्सी श्वसन का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद पुनः यहां पर आएंगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोगों को पहले समझ लेना है। तो जरा ध्यान से देखोगे बाबू, यहां पर हम कुछ नोट्स आपको ऑलरेडी पहले लिख के रखे हुए हैं। तो देखिए, रेस्पिरेशन या श्वसन, रेस्पिरेशन या श्वसन जो बोलते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके बिना ऑक्सी श्वसन संभव नहीं है। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, इसी को कहेंगे ऑक्सी, है ना, श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो का मतलब हुआ यहां एयर, और एयर का सेंस किससे है, ऑक्सीजन से। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन।
ठीक है। और एक और रेस्पिरेशन का टाइप है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ, बिना, है ना, या इसी को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। तो एन एरोबिक यानी बिना ऑक्सीजन का, इसलिए कहा गया अनॉक्सी श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन या एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, एरोबिक रेस्पिरेशन होने से क्या बनता है और एनोबिक रेस्पिरेशन होने से क्या बनता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, श्वसन में जो इस्तेमाल होने वाला चीज है उसका नाम है ग्लूकोज। क्या है बाबू, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के अलावा और भी चीज श्वसन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड है ना सबस्ट्रेट है जो श्वसन में इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लें और उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन में डाल दें, कैसे रेस्पिरेशन में डाल दें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो उससे क्या प्राप्त होगा बाबू, उससे प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। H2O का मतलब क्या, पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा। ठीक है, और साथ साथ इससे क्या निकलेगा, एनर्जी, है ना। और यहां ऊर्जा जो निकलेगा, एनर्जी जो निकलेगा, उसकी मात्रा अधिक होगी। किसकी तुलना में, तो अनॉक्सी श्वसन की तुलना में, है ना। यहां एनर्जी ज्यादा मात्रा में निकलेगा। ठीक है, और एनर्जी का करेंसी क्या कहलाता है, एटीपी। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी समझिए एटीपी क्या है, एनर्जी का करेंसी है, और ज्यादा एटीपी बनेगा। किससे बाबू, एरोबिक रेस्पिरेशन से। अगर हम एक ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बना, CO2H2O प्लस एनर्जी या एटीपी। हाँ, एनर्जी एटीपी की जो मात्रा होगी वो यहां पर जो अनॉक्सी श्वसन में पैदा होगा उससे ज्यादा पैदा होगा यहाँ। ठीक है, कैसे होगा वो सब बाद में समझेंगे। और ध्यान से देखिएगा, अगर इसी ग्लूकोज को आप एनोरोबिक रेस्पिरेशन में डालते हो, अनॉक्सी श्वसन के लिए डालते हो, तो ध्यान से देखिए यहां पैदा होगा या तो लैक्टिक एसिड या नहीं तो इथाइल अल्कोहल, और साथ साथ क्या बनेगा, CO2। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड अगर बन गया तो CO2 नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, इथाइल अल्कोहल बना तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये सब कैसे होता है, क्या होता है, ये सब रेस्पिरेशन चैप्टर जब डिटेल में पढ़ोगे वहां समझ में आएगा। और एक और बात बाबू, इसमें भी एनर्जी निकलेगा, लेकिन एनर्जी की मात्रा इसमें क्या होगी, कम। एटीपी की संख्या इसमें क्या होगी, कम, है ना। किसकी तुलना में, एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में। क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, एक ग्लूकोज अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में डालें और एक ग्लूकोज अगर हम एनोरोबिक में डालें तो एनर्जी ज्यादा किस में मिलेगा हमको, तो हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनोरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में एनर्जी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और साथ साथ यहाँ CO2H2O बनेगा, जबकि यहाँ लैक्टिक एसिड या नहीं तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, और साथ साथ क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये क्लियर है। अब समझिए इस बात को कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा रेस्पिरेशन करता है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो कोशिका का अंग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा। ये कौन सा रेस्पिरेशन करेगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जब भी करेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सी श्वसन करवाएगा। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करवाता है। अनॉक्सी श्वसन के लिए किसी ऑर्गेनेल की आवश्यकता नहीं होती है, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन से ये क्या पैदा करेगा, एनर्जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन किया, उससे ऊर्जा प्राप्त हुआ कोशिका को, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, फिर से उसी जगह आते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन या काम क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन करता है। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेंटर है या फिर केंद्र है, किसका, कोशिकीय श्वसन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का। और वो भी कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, तो इसी से ऊर्जा प्राप्त होता है सेल को। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल।
यानी माइटोकॉन्ड्रिया सेल का क्या है, पावर हाउस, या हिंदी में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है, ऊर्जा गृह है। ठीक है, तो बाबू माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बेसिक बात हमको बताना था वो आपको हम बता दिए, लेकिन अभी हम लोगों को और भी कुछ जानना है। किसके बारे में, रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में। जैसे कि एटीपी का मतलब क्या होता है और एटीपी बनता कैसे है, श्वसन के दौरान एनर्जी निकलता कहाँ से है, ये सारा चीज भी हम लोगों को समझना है। लेकिन क्या है ना कि अगर हम इस टॉपिक पे अभी आएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन के बारे में कुछ और जानेंगे बेसिक बात, और साथ साथ इन ऑर्गेनेल्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक और बात कहना चाहेंगे बाबू, अगर आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ रहे हैं, आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।